दो प्रेमियों की शादी हुई। शादी के बाद लड़की के परिवार वाले भी माने, लड़के के परिवार वाले भी माने, सहमति से शादी हुई। शादी के बाद हंसी खुशी रहने भी लगे, सब कुछ ठीक था। और इस सब कुछ ठीक को किसी ने ऐसा तहस नहस किया कि इन दोनों प्रेमियों की जान ले ली गई। कहानी पे आते हैं अपनी। कहानी ज़रा विस्तार से। रामदीन निषाद ये बस्ती ज़िले के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। कानपुर में आके बस गया। यहाँ पत्नी के साथ आया। 4 बेटे और 2 बेटियां इनको पैदा हुई। 6 बच्चे थे इनके। सबसे बड़ा जो बेटा था इनका, इसका नाम था विष्णु निषाद। विष्णु सबसे बड़ा होने के बावजूद लाड प्यार में पला। लाड प्यार की बदौलत कुछ बिगड़ गया। बुरी संगत का असर जल्दी से हो जाता है इंसान के ऊपर। यार दोस्त इसके ऐसे थे, जुआरी शराबी। जुआ सट्टा खेलने का इसको शौक था। रामदीन इसको विष्णु निषाद को काम धाम कुछ नहीं करता था। जो भी काम करता था वो जुए सट्टे में उड़ा दिया करता था। जो पिताजी थे वो भी परेशान थे। रिश्ते आया करते थे तो ना करवा से रिश्ता कौन करे। जब पता लगता था कि काम धाम नहीं करता कोई तो रिश्ते होते ही नहीं थे। उम्र भी इसकी ठीक ठाक होती जा रही थी। इसका यही काम था। सुबह निकलता था, यार दोस्तों में पूरा दिन ऐसे ही गुजार दिया करता था। शाम को आके घर में घुसता था। बड़ा होने के जो फ़ायदे हैं वो भी उठा रहा था। माँ भी इसको कुछ नहीं कहती थी, पिताजी भी इसको ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे। काम को तो ये बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया करता था। खर्चे पानी को भी अपने भैयाओं से या अपने पिताजी से पैसे लिया करता था, नहीं तो माँ की जान को आ जाया करता था, माँ से लेता था। जहाँ पर ये रहा करते थे वहीं पर एक परचून की दुकान थी। एक महिला उस दुकान पे बैठा करती थी। उस महिला के पास ये अक्सर जाया करता था। जानकी उस महिला का नाम था। अब वहाँ से ये पान गुटखा वगैरह ये चीज़ें खरीदा करता था। अक्सर उसका आना जाना उसके पास लगा रहता था जानकी के। वहाँ आते जाते जब इसके पास पैसे नहीं होते थे तो उससे उधार भी कर लिया करता था। अब रोज़ का कोई ग्राहक होता है तो उधार भी दे देते हैं। एक दिन ये दुकान पे गया। वहाँ जाके इसने देखा, आज जानकी नहीं, आज एक खूबसूरत लड़की वहाँ पे बैठी हुई। उससे इसने कुछ कहा नहीं। पहली बार इसने उस लड़की को देखा। लड़की को देखने के बाद उससे पूछा कि ये कहाँ है। उन्होंने कहा कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। उसने कहा कि आज वे नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है। उन्होंने कहा मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा नाम है पूजा, शालू उर्फ पूजा। मेरा नाम पूजा है, मैं उनकी बेटी हूँ और मैं अभी आके यहाँ पे रहने शुरू की। शादीशुदा वो लड़की थी, वो दुकान पे बैठी। तभी ये भी आ गई जानकी जी। इनसे बात होने लगी। उन्होंने कहा जी तुमने कहीं बताया नहीं, तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी भी कि तुमने उसकी शादी भी कर रखी है। जानकी ने कहा कि शादी क्या कर रखी भैया, ये कुछ महीने वहाँ पे रही, ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने रही। उसके बाद तलाक हो गया। तलाक लेके घर पे बैठी हुई। मैं क्या बताऊँ किसी से, हम तो खुद परेशान हैं इसको लेके। अब ये विष्णु को ये जो लड़की थी ये शालू उर्फ पूजा, ये अच्छी लगी उसको। श्यामनगर का एक मोहल्ला था। इनका एक मकान वहाँ पे भी था, रामदीन निषाद का। एक मकान था इनका दूसरी बस्ती में। अब कभी इस मकान में कभी इस मकान में ऐसे ही इनका सोना होता रहता था। अक्सर उस दुकान पे इसका आना जाना। वहाँ ये पूजा को देखता था। पूजा के ऊपर इसका दिल आ गया। पूजा भी समझती थी इसकी बातें। धीरे धीरे पूजा भी इसकी तरफ को आकर्षित होना शुरू हुई। एक दिन इसने हिम्मत सी करके पूजा से प्यार का इजहार कर दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पूजा ने इसको समझाया कि मैं तलाकशुदा एक महिला हूँ, तुम्हारे घर परिवार वाले नहीं मानेंगे तो रहने दो, तुम इस चक्कर में ना पड़ो। जानकी से भी बात की उसने कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। जानकी ने भी कहा बेटा तेरे घर परिवार वाले नहीं मानेंगे, हमारी बेटी तलाकशुदा है, पहले घरों में बात कर लो तभी जाके कहीं बात आगे बढ़ाएंगे। और जानकी को तो शादी करनी थी उसकी। उसने अपने घर पे बात की विष्णु का रिश्ता पहले से ही नहीं आता था। उन लोगों ने भी सोचा चल कहीं से तो हो रहा है इसका, अपना होने दो, कम से कम काम धाम करने लगेगा। जानकी की शादी विष्णु के साथ एक मंदिर में करा दी। शादी के बाद जानकी घर पे आई। घर पे आने के बाद 2 नंद और 5 देवर, पति पत्नी, वो इसके सास ससुर, इतना बड़ा इनका ये परिवार था। कुछ महीने ये पूजा ठीक ठाक घर में रही।
कभी इसकी जो नंद थी उससे लड़ाई होती थी, कभी सास से लड़ाई होती थी, कभी देवरों से लड़ाई होती थी। इस तरह का वहाँ पे बर्ताव होना शुरू हुआ। जब ये ज़्यादा ही लड़ाई झगड़े बढ़ गए, अक्सर पूजा को जो दबाव रहता था, पूजा का विष्णु के ऊपर दबाव रहता था कि मुझे इस संपन्न परिवार में नहीं रहना, इतनी बड़ी फैमिली में नहीं रहता, हम तो अलग रहेंगे कहीं जाके। जो ये रामदीन थे इनके ससुर जी, वो भी सोचते थे यार घर में रोज़ की हाय हाय रहती है, क्यों ना इनको अलग कर दो, ये अलग रह लेंगे और ये बच्चे बच्चे और बाकी ये अलग रह लेंगे। जो श्यामनगर वाला मकान था, ये लोग वहाँ जाके रहने लगे। ससुर भी इनके साथ ही रहा करते थे, कभी वो यहाँ सो जाया करते थे, कभी दूसरे घर सो जाया करते थे। ये दोनों पति पत्नी वहाँ पे चले गए। वहाँ जाने के बाद रामदीन भी एक काम पे लग गया, काम धाम, पत्नी आ गई, फिक्र हुआ, काम पे लगना शुरू, अपना काम धाम करने लगा। ये जो श्यामनगर वाला मकान था, ये इस मकान के पास रामलीला मैदान है। इस रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा मंच लगा हुआ, जहाँ पर ये प्रोग्राम होते हैं रामलीला के। वहीं पर कुछ लड़के वगैरह भी घूमते रहते हैं। वहीं पे ये मकान था। ये विष्णु काम पे जाया करता था, पूजा घर पे रहती थी। पूजा ने इससे जिद करी विष्णु से कि मुझे भी मोबाइल ला के दो, मेरे पास भी मोबाइल नहीं है। विष्णु ने कोशिश की और एक टच मोबाइल इसको ला के दे दिया। विष्णु थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, इसको सिखा भी दिया कि ऐसे ऐसे चलता है। अभी पूजा हमेशा फ़ोन पे बिजी रहा करती थी, फ़ोन पे बातें किया करती थी, कभी रिश्तेदारों में कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, इस तरह से इनका होता रहता था। 2 अगस्त 2020 की रात ये जो विष्णु निषाद था, ये काम से आया। आने के बाद खाना वाना खाया और अपने सो गए। सुबह के वक्त इनका ससुर जो थे ये रामदीन निषाद, इस घर में आए जहाँ पर ये दोनों पति पत्नी रहा करते थे। जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, इन्होंने अपने बेटे की लाश खून से लथपथ वहाँ पे पड़ी हुई देखी। ये डर गए। बदहवास दौड़ के ये अपने दूसरे वाले घर गए, वहाँ बताया अपनी पत्नी को, बच्चों को, और के उसको मार दिया। और पूजा नहीं मारा, उसकी लाश बाहर पड़ी ऐसे ऐसे, और बहुत बुरी तरह से खून निकल रहा उसके। अब रोते बिलखते ये परिवार वाले आए, इधर पुलिस को भी इत्तला दे दी। पुलिस भी आ गई, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, ये किसने किया, बड़ा अच्छा बंदा था ये तो। पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद विष्णु की लाश को कब्जे में लिया। पूजा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया लोगों ने, इन्होंने, कि पूजा ने ही ये काम किया और वो कहीं फरार हो गई। अंदर के कमरे में जो गए, वहाँ पूजा की लाश निवस्त्र हालत में, कपड़ा शरीर पे उसके एक भी नहीं, गले में उसी की साड़ी का जो पल्लू है वो टाइट हुआ है। देखने से ही लग रहा था कि इसको गला घोंट के मारा गया। बाद में 2 ईंटें वहाँ पे पड़ी हुई थी कि ईंटों से इनका मुंह कुचला गया, दोनों का, विष्णु का भी और पूजा का भी। मंजर बड़ा ही भयानक था। वहाँ देखने से लगा कि चोरी चकारी का ही मामला है। अगर चोरी चकारी का मामला होता तो पूजा जो कुछ पहन रही थी अपने हाथों में, गले में, कान में पहनती थी, वो सब कुछ पूजा के पास मौजूद था ऐसे ही। अब लगा ये चोरी का भी नहीं मामला, मामला कुछ और है। पुलिस की भी अपना परेशान हो गई। पुलिस भी इनसे पूछा किसी से दुश्मनी वगैरह कुछ, उन्होंने कहा कि हमारी तो किसी दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं। कि तुम्हारी इसकी ये पत्नी थी पूजा, ये किस तरह की थी? उन्होंने बताया पत्नी ठीक ठाक थी, बस कभी कभी घरों में तो सबके झगड़े होते हैं, कभी कभी झगड़ा कर लिया करती थी, और कुछ भी नहीं। पुलिस परेशान। पुलिस ने कई लड़कों को वहाँ से गिरफ्तार करा, जो लड़के वहाँ पे आसपास में बैठा करते थे, नशेड़ी गंजेड़ी थे, उनको से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कुछ भी, मार पिटाई हुई उनके साथ। पुलिस ने अपने अंदाज में पूछताछ की। कई संदिग्ध को अरेस्ट किया, पुलिस ने उनसे पूछताछ की। हर संभव कोशिश पुलिस ने कर ली, लेकिन पता नहीं लग रहा कि विष्णु और पूजा को किसने मारा और इनके साथ हुआ क्या। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज रखी थी। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। इनका पोस्टमार्टम करा के घर परिवार वालों को दे दिया, अंतिम संस्कार कर दिया उन्होंने इनका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा कि इसको तो पूजा को गला घोंट के मारा गया था और उसको ईंटों से कुचल के सर पे गहरी चोट लगने से उसकी पुष्टि हुई थी कि ज़्यादा खून निकलने से, और जो सर की हड्डियां हैं वो सारी टूटी हुई थी, वो ईंट मारने से ही तोड़ी गई थी। अब पता नहीं लग रहा कि इनको मारा तो मारा किसने, कौन आया घर के अंदर, किसी ने देखा भी नहीं, कौन गया कौन आया, किस तरह से। अब इनको इस तरह से मारा तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी कुछ आती किसी को, लेकिन कोई आवाज़ वहाँ पे किसी ने सुनी नहीं। पड़ोसियों का भी कहना यही है, कोई आवाज़ ही नहीं आई, शोर शराबा ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं।
ना ही इसका विष्णु का मोबाइल था घर पे और ना ही पूजा का मोबाइल था। ये दोनों के मोबाइल इनके गायब थे, यानी कि जो भी आए थे, जो भी आया था वो मोबाइल भी लेके इनके साथ गया। इनके मोबाइल के नंबरों की कॉल डिटेल वगैरह निकाली दोनों के, कि किसी से ही बात करते हो, कभी प्रेम प्रसंग हो किसी से, पूजा का किसी से, ऐसा वैसा कुछ नहीं लगा दिखा। अपने रिश्तेदारों से ही वो बात करती थी। कई नंबर ऐसे थे जिन पे वो लंबी लंबी बात करती थी, तो वो उसके रिश्तेदारों के ही नंबर थे। उन्होंने भी कहा कि हाँ पूजा बहुत बहुत देर तक बात करती रहती है, खाना बनाती रहती है तो फ़ोन पे हम बात करते रहते हैं, इस तरह से उन्होंने बताया। उन लोगों को भी पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ के लिए उन परिवार वालों को भी बुलाया जिसके ऊपर भी शक था, जिसके भी उसमें नंबर थे, लेकिन कोई भी ऐसा संदिग्ध नज़र नहीं आया कि जिसने इन लोगों की हत्या की हो। शक गया, पता लगा पूजा की जो शादी है जिस दूसरे शख्स से हुई थी, क्या पता उस शख्स ने 11 महीने जिसके पास रही वो आया हो अपना बदला लेने के लिए और वो मार के गया। पक्का यकीन उसके पहले पति के ऊपर। पुलिस उसके घर पे गई, उसको लेके आए उठा के, उससे पूछताछ हुई। उसने बताया कि हमारी तो जो तलाक हुई थी वो तो दोनों की सहमति से हुई थी, मैं भी राज़ी था, ये भी राज़ी थी, इसको हमारा घर पसंद नहीं था, हमें ये पसंद नहीं थी, हमने तलाक दे दी थी, बात ख़त्म, कोई ऐसी बात ही नहीं। इसने इधर शादी कर ली, मैंने अपनी उधर शादी कर ली, उसने भी अपनी शादी कर ली थी कि मैं अपनी दुनिया में खुश, मुझे अपनी दुनिया में खुश। तलाक के बाद हमारी कभी बात ही नहीं हुई। यकीन ना हो तो आप कॉल डिटेल वगैरह जो भी कुछ आप करते हो अपना देख लो। उसकी बातों में सच्चाई थी। पुलिस को लगा कि हाँ ये सच बोल रहा है, इसका हाथ नहीं है। उसकी कॉल डिटेल भी निकाली, कभी पूजा से उसकी बात ही नहीं हुई तलाक के बाद। जब तलाक हो गया था उसके बाद ये अलग वो अलग, उसने अपनी शादी कर ली, इसने अपनी शादी कर ली, छुट्टी। अब पुलिस करे तो क्या करे, समझ में नहीं आ रहा कि कौन लोग होंगे, किसने किया होगा। जितने भी नंबर 2 अगस्त की रात को वहाँ पे एक्टिव थे उस इलाके में, हज़ारों की संख्या में एक्टिव थे। एक रोड है पीछे, पता नहीं कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन गया होगा, मोबाइल जेब में रहते हैं आजकल सबके। हज़ारों की संख्या में नंबर एक्टिव थे, उन सब का एक डंप डाटा निकाला गया। डंप डाटा यानी कि उसको ही कहते हैं, सब डिटेल विटेल सब कुछ निकल के आ जाती है, कौन संदिग्ध है, कौन कहाँ का रहने वाला और यहाँ आया था, इस तरह की चीज़ें निकाली गई। पुलिस ने काफ़ी कोशिश की, उसमें से भी कोई सुराग नहीं मिला। एक भी नंबर ऐसा नहीं मिला जिसके ऊपर पुलिस को शक जाए। कुछ नंबर संदिग्ध थे, उनसे उनकी पूछताछ भी की, उनके एड्रेस तक पहुँचे, लेकिन पता नहीं लग रहा इनको मारा तो मारा किसने। अब क्या होता है, 3 दिन बाद जो पूजा का मोबाइल है उस मोबाइल से एक कॉल होती है। सर्च लाइन पे इनका नंबर लगा हुआ था, दोनों का सर्च लाइन पे लगा हुआ था। 13 सेकंड की वो कॉल हुई थी। जहाँ पे जिस नंबर पे वो कॉल हुई थी, पुलिस ने उस नंबर को निकाला कि किस नंबर पे इससे कॉल हुई। उस नंबर को जो देखा, वो उस लड़की का नाम था सबीना, सुजातगंज की ये रहने वाली थी, उत्तर प्रदेश के सुजातगंज की सबीना नाम था इसका। मुस्लिम ये महिला थी। पुलिस डायरेक्ट सबीना के पास पहुंची, सबीना को उसका नंबर दिखाया कि नंबर तुम्हारा है। उसने कहा हाँ मेरा है। कहा कि तुम वहाँ क्या करने गई थी? उसने कहा ये नंबर मैं चलाती नहीं, ये नंबर तो मेरी आईडी पे मेरे भांजे ने ले रखा। सबीना एक शादीशुदा बाल बच्चोदार ये महिला थी। उसने बताया मेरा भांजा है जमशेद, उसने नंबर ले रखा, वो मेरा नंबर चलाता है। इसके भांजे के बारे में पूछा कहाँ है वो, कि वो तो कई दिन से घर ही नहीं आया। उसके बारे में पता किया कि कैसा है भांजा। पता लगा वहाँ के थाने वाने में इसके खिलाफ कंप्लेन भी है, चोरी चकारी के मामले में 1-2 बार ये पकड़ा भी गया। अब पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की, लोकेशन के द्वारा पता लगा कि ये कहाँ पे है। जमशेद को गिरफ्तार करा पुलिस ने, हाथ लग गया है। जमशेद ने अपने मामा दानिश का नाम लिया और एक विकास गौतम नाम के लड़के का नाम लिया। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ की। इन लोगों ने बताया कि हाँ उस 2 अगस्त की रात को वो खूनी खेल हम ही ने खेला था, लेकिन क्यों? उनको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, कौन है वो, कहाँ के हैं, ये कहाँ के, क्यों वहाँ गए थे, क्या ये वजह थी। जब पुलिस ने सख्ती से इनसे पूछताछ की, पूछताछ में ये खुलासा हुआ, इन लोगों ने बताया ये चोरी चकारी किया करते थे, कभी कहीं कभी कहीं, कभी किसी के यहाँ छोटी मोटी चोरी खर्चे पानी लाए के कर लिया करते थे।
तलाश में थे कि कहीं से मोटा हाथ लगे। अब ये मोटा हाथ लगने के चक्कर में ये जो बंदा था विकास गौतम, ये विकास गौतम भी इधर की साइड का रहने वाला था जहाँ पे ये रहा करते थे। और ये जो रामलीला ग्राउंड है यहाँ पे नशेड़ी वैशाली लोग पीते वीते थे, यहाँ पे ये विकास गौतम भी उनके साथ पीता था। विकास गौतम ने इनसे बात की, इसने वहाँ पे कुछ देखा, ये जो पूजा थी महंगा मोबाइल ले रखा था और वहीं रामलीला ग्राउंड में अपने घर के आगे फ़ोन पे बात करते हुए हमेशा इधर जा रही लंबी लंबी बात करती रहती थी, घूमती रहती, टहलती रहती थी वहीं पे ही। ये देखता था कि ये कोई मालदार महिला है, पैसे वाली है, अच्छे साजो श्रृंगार करके रहती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी और मोबाइल हमेशा हाथ में रहता था इसके, महंगा मोबाइल, टच मोबाइल, कान पे फ़ोन लगा रखा, बातें कर रही। इनको लगा मालदार है और कोई इस घर में रहता भी नहीं, ये दो ही पति पत्नी रहते हैं। इन्होंने पूरी रेकी की इसकी। पहले रेकी के बाद इन दोनों को शामिल करा। इन दोनों ने कहा कि हाँ ठीक है, इस काम को तोड़ दो, ये काम ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, 2 अगस्त की रात को ये पहले से ही खा पी के अपना वहीं पे छुपे हुए बैठ गए। रामलीला ग्राउंड में, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है वो। ये वहाँ पे बैठ गए, रात हुई, रात के वक्त ये लोग सो गए। देर रात ये तीनों ने अपना बनाया मिशन, कैसे करना क्या करना। ये लोग वहाँ अंदर गए। इनको सबसे पहले सिर्फ चाबी निकालनी थी, मारना किसी को नहीं था। और चाबी जो पूजा है, पूजे के तकिए के नीचे रखी हुई थी, जो संदूक वंदूक की सेफ की ताली थी, पूजा के तकिए के नीचे रखी हुई थी। जैसे ही इन्होंने तकिया उठाया ऊपर को चाबी निकालने के लिए, उसी वक्त पूजा की आंख खुल गई। महिलाओं की आंखें ऐसी होती हैं, ये चोर नींद सोती हैं ये। उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते जैसे ही वो चीखी, चीखते के साथ ही इसी ने सबसे पहले, जो विकास गौतम है, ईंट हाथ में ले रखी थी, वो ईंट उसके मुंह पे मारी। लगते के साथ ही चीख बंद हो गई उसकी। इसकी चीख सुनने के बाद वो विष्णु उठ गया। जैसे ही विष्णु उठा, उन दोनों ने दबोच लिया उसको। जो दानिश और उसका मामा था ये जमशेद का मामा दानिश, इन दोनों ने दबोच लिया। दबोचने के बाद उसके सर पे ईंट शोर शराबा कर रहे थे वे। उसने उलझने की कोशिश करी इनसे, ईंट उसके सर में इतनी मारी, बेचारा वो तड़प तड़प के वहीं पे मर गया। उसके बाद ये पूजा के पास आए, कपड़े वपड़े निकाले उसके, गंदा काम किया तीनों ने। गंदा काम करने के बाद इसका भी साड़ी से अभी दम था इसमें, अभी तो सर फोड़ा था बस खामोश करने के लिए, डराया धमकाया था। पल्लू से गला घोट के मारा। मारने के बाद इनके दोनों मोबाइल लिए, कुछ पैसे रखे थे घर में, 4-4.5 हज़ार रुपये थे, वो पैसे लिए और कुछ इन्होंने उठाया नहीं। इनको लगा कि 2 मर्डर कर दिए, अब रुकना सही नहीं है। दोनों के दोनों, ये तीनों के तीनों वहाँ से चुपचाप निकले और अपने अपने घरों में चले गए। अकेले रहने की ये उन्होंने फ़ायदा उठाया कि ये लोग अकेले रहते हैं, कोई और रहता नहीं। अकेले ही लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ऐसी ऐसी कहानियों से कुछ सीख लेनी चाहिए हमेशा। ये कहानियाँ इसीलिए होती हैं, इसीलिए सुनाई जाती है, ताकि आने वाले वक्त में या आप लोगों के ऊपर ऐसा वक्त आए, कहीं अकेला रहना पड़े, तो किस तरीके से रहा जाता है, कैसे रहना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। दरवाजे भी मजबूत हों हमारी आर्थिक जो अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी मजबूत होनी चाहिए। कुछ ऐसा भी सामान घर में होना चाहिए कि कोई अगर घुस आ गया तो कम से कम उसे डरा दें हम। इतना भी, जब रात को कोई घर में घुसता है भाई, डर लगता है इंसान को, जाहिर सी बात है। अनजान शख्स घर में घुसा, कोई इंसान से खतरनाक जानवर कोई नहीं है ये कहते हैं। तो इस तरह से इन दोनों प्रेमियों की हत्या कर दी गई थी। खुश रहो, आबाद रहो, ख्याल रखो अपना और अपनों का, बहन बेटियों का, सबका ख्याल रखो। मिलते हैं अगली कहानी में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये 4000 घंटे करा दो जल्दी। मिलते हैं।